ओके, सबसे पहले अरुण सर को प्रणाम, तृप्ति मैम को प्रणाम, सीमा मैम को प्रणाम और सारे पार्टिसिपेंट्स को नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। 5 डेज, 5th डे है हम लोग का आज। अभी तक हम लोगों ने बहुत कुछ किया है। आज के बाद से हर एक दिन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा इंटेंस होगा बट विल ट्राई टू मेक इट लिटिल लाइट ताकि चीजें कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज मोस्टली हम लोग कवर करेंगे मशीन लर्निंग मॉडल परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को। और इससे पहले कि हम लोग ये शुरुआत करें, मैं दो तीन बातें आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने बहुत एक्टिवली कल इंटरेक्ट किया था मुझसे और बहुत लेट नाइट तक बहुत लोगों ने काम किया। सो आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम। जो यूनिक बात एक मुझे दिखी वहाँ की, इवन कि मुझे एक असाइनमेंट हैंड रिटन भी मिला, कंप्लीट, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल रिटन। तो मैं किसी का नाम यहाँ नहीं लूंगा बट वेरी वेल डन। और इसी तरह से धीरे धीरे हम लोग करते चलेंगे ना। अच्छा, इसी तरह से हम लोग करते चलेंगे तो जो एंड गोल हमारा है इस पूरे ट्रेनिंग का, वो हम लोग अचीव कर पाएंगे टुगेदर। तो सबसे जो मेन चैलेंजेस जो मैंने अभी तक आइडेंटिफाई किया है कि सबको प्रॉब्लम हो रही है एनाकोंडा इंस्टॉल करने में, उसके बाद फिर से लाइब्रेरी कॉल करने में और हर तरह का। तो आज मैं बस 1-2 मिनट में वो बता देना चाहता हूँ कि कैसे करना है। चूंकि रिकॉर्डेड होगा सेशन तो आप लोगों के पास रेफरेंस होगा। मैंने बताया था कि anaconda.com पे हम जाते हैं और वहाँ हम ढूंढते हैं जो हम लोगों को रिक्वायर्ड है। अब जिनका जो मशीन है, यदि वो आप विंडोज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और तो विंडोज में जो भी मशीन आपका है वो 64 बिट का है तो 64 बिट का इंस्टॉल करना है, 32 बिट का है तो 32 बिट का इंस्टॉल करना है, क्योंकि कंपैटिबिलिटी इश्यूज की वजह से आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकता है बहुत सारे लाइब्रेरीज को लेकर के। फिर मैक यूज कर रहे हैं, सेम है, यहाँ लिनक्स कर रहे हैं, सेम है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको डाउनलोड किया, जहां भी आपको डाउनलोड करना है आपने वो फाइल डाउनलोड किया, .exe फाइल है। तो चूंकि यहाँ इंटरनेट थोड़ा सा स्पीड बेटर है तो बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाएगा, 15-13 सेकेंड है। मैं अभी इंस्टॉल नहीं करूंगा चूंकि मेरे मशीन पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बस मैं बताने के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये डाउनलोड कंप्लीट हो गया है। आप यहाँ से भी डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं या फिर जिस फोल्डर में आपने इंस्टॉल किया है वहां से आप ओपन करेंगे। ये यहाँ ओपन हो रहा है, अभी थोड़ा सा टाइम लेता है। सो मैं उसके लिए वेट नहीं करूंगा, ये ओपन होगा, यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए जाना है, देन यू विल बी एबल टू इंस्टॉल कंप्लीटली। जब पूरा इंस्टॉल हो जाता है उसमें कहीं भी आपको कस्टमाइज करने की आवश्यकता नहीं है, जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करते जाइए, फाइनली आप उसको इंस्टॉल कीजिए। जब वो आप इंस्टॉल हो जाएगा तो इधर यू कैन सी इन योर प्रोग्राम, यहाँ आप देखेंगे
एनाकोंडा नेविगेटर जो हम यूज करते हैं जुपिटर नोटबुक को ओपन करने के लिए। फिर एनाकोंडा प्रॉम्प्ट जो हम यूजुअली यूज करते हैं लाइब्रेरीज इंस्टॉल करने के लिए। तो या तो आप प्रोग्राम में आकर के इसको क्लिक करेंगे, या आप यहाँ सर्च में भी यदि आप एनाकोंडा करेंगे ना, तो ये यहाँ पे दिखाएगा एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। ये यहाँ पे सेटअप आ गया है इसका। देन नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल करेंगे। आई एम क्लोजिंग इट। अब ये आपका आ गया एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। यहाँ अब आप जो भी लाइब्रेरीज मैंने लिस्ट किया है, 7 लाइब्रेरीज है, पैकेजेस है, मॉड्यूल है, यहाँ से हम इंस्टॉल करेंगे। उसके तीन तरीके होते हैं। एक होता है PIP इंस्टॉल। जैसे मान लीजिए मैंने कौन डाला, सॉरी साइकिक लर्न, यदि ये मैं डालूंगा तो ये इंस्टॉल करना वो शुरू करेगा। सबसे पहले ये देखता है कि जो रिक्वायर्ड इसके फाइल्स हैं वो अवेलेबल हैं कि नहीं, तो थोड़ा टाइम लेगा। बट PIP इंस्टॉल और उसके बाद अब जो भी लाइब्रेरीज है वो उस लाइब्रेरी का नाम आप टाइप करेंगे करेक्टली, कोई इसमें स्पेलिंग में चेंज नहीं होना चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि मेरा ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। तो इस तरह से कर करके यदि आपका PIP इंस्टॉल काम नहीं करता है तो कोंडा इंस्टॉल आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। और तीसरा एक ऑप्शन होता है वो फोर्ज का होता है। वो बहुत ही रेयर केसेस में हम लोग को उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो ये दो कॉमन है। और सबसे बेहतरीन क्या है कि कहीं पर भी आप स्टक होते हैं, डोंट वेट फॉर मी। प्रोग्रामिंग के वर्ल्ड में एक सबसे अच्छी बात क्या होती है कि इसका जितना भी सॉल्यूशन है, एरर है, चैलेंजेस जो भी फिक्स किए गए हैं, वो ओपन सोर्स में अवेलेबल होता है। तो यू कैन डायरेक्टली गो और गूगल में आप सर्च कर सकते हैं उस पर्टिकुलर एरर को लेकर के, या फिर इंस्टॉलेशन में यदि कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको लेकर के। अब यहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। सारे 7 लाइब्रेरीज पैकेजेस हमने इंस्टॉल कर लिया। मैं अभी इसको क्लोज करता हूँ। तब हम क्या करते हैं, या तो फिर आप प्रोग्राम में जाइए और यहाँ से आप एनाकोंडा नेविगेटर आप क्लिक करें, या नहीं तो एनाकोंडा यहाँ टाइप करें और यहाँ से एनाकोंडा नेविगेटर पे आप आएंगे। तो ये अब ओपन होगा एनाकोंडा नेविगेटर। हर एक काम करने के कई तरीके होते हैं। हम लोग भी जो डिस्कस कर रहे हैं इसका भी कई तरीका है, लेकिन जो सिंपलेस्ट वे है वो हम लोग यहाँ पे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जब एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, स्टेप्स मालूम हो जाएगा, तो फिर हम बाकी तरीके भी धीरे धीरे हम सीखना हम शुरू कर देंगे। वो थोड़ा टाइम लेता है। अब ये आ गया इसका इंटरफेस। ठीक है, यहाँ पे जितने भी अलग अलग जो भी टूल्स हैं अवेलेबल, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करेंगे। अब जैसे ही लॉन्च पे हम क्लिक करेंगे ना, तो ये लोकल होस्ट में ओपन होगा एक ब्राउजर में जाकर के, जो भी आपका बाय डिफॉल्ट ब्राउजर है, तो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर में जाकर के वो ओपन होगा।
हाँ अब ये लोकल इन्वायरमेंट में, लोकल होस्ट में जाकर के यहाँ देखेंगे लोकल होस्ट 8889 में ओपन हुआ है। अब यहाँ से हम उस फोल्डर में जाएंगे जो आपके कंप्यूटर में है, जहाँ आपने अपना वो CSV फाइल और जो कोड मैंने शेयर किया था वो आपने सेव किया है, तो उस फोल्डर में हम जाएंगे। यहाँ हम आ गए ट्रेनिंग में, इसमें मैंने डे 3 में इसको किया था एनालिसिस फोल्डर के अंदर। अब यहाँ जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं ये है, और इसका जो एक्सटेंशन है .ipynb, इसको हम क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो गया। अब यहाँ फोल्डर में आप श्योर कर लें कि आपके पास वो जो CSV फाइल मैंने शेयर किया था वो CSV फाइल यहाँ पे अवेलेबल है, banking.csv। अब यहाँ से जैसे ही आपको कॉपी पेस्ट करने की आवश्यकता ही नहीं है, जो मैंने दिया है वो करेंगे। अब ये सबसे पहला कमांड है जहाँ इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट यहाँ पे आप रन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये स्टार शो करेगा, इसका मतलब ये एग्जीक्यूट हो रहा है। और जैसे ही ये स्टार जो है गायब हो जाएगा और यहाँ देखेंगे कि ये जो वो टाइम चेक करने के लिए सैंड का होता है या डमरू के शेप में है ये, तो ये घूमता हुआ दिखेगा आपको। जब ये बंद हो जाएगा घूमना तब समझिए कि ये पूरा प्रोसेस हो गया है वो। तो इस तरह से, इस पे अब ज्यादा टाइम नहीं देंगे, ऑलरेडी 18 मिनट हो चुके हैं। तो इस तरह से आप जो है जुपिटर नोटबुक में काम करना शुरू कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अब किन्हीं को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और श्योर कर लीजिए कि आज ये सारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए जिनके पास भी मशीन है, क्योंकि अब आज के बाद से जो है बस वो लैब वर्क ही होगा, मोस्टली प्रोजेक्ट पे ही हम लोग काम करेंगे। सो नाउ we'll go through what we had decided for day 5. इस पूरे जर्नी में हम लोगों ने यहाँ तक के बारे में चर्चा अभी तक की है। अब हमारा नेक्स्ट है मॉडल वैलिडेशन को लेकर के, जिसमें डिफरेंट तरह के जो है आपने यदि देखा होगा, आपने यदि देखा होगा जो कोड मैंने शेयर किया है और उससे पहले भी जो पेपर मैंने शेयर किया था, तो पेपर जो मैंने शेयर किया था वो प्योरली वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे ही था। वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे था। तो उसमें जितने भी हम लोगों ने टर्म्स हैं या जो भी हमारा जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है वो उसमें मेंशन किया हुआ है। क्या हो गया? तो मैंने यहाँ पे दो अलग अलग कैटेगरी मैंने रखा है। एक रखा है स्टैट्स मॉडल के लिए और एक रखा है मशीन लर्निंग मॉडल के लिए। यदि हम स्टैट्स मॉडल की बात करते हैं तो मैंने कहा था जो बेसिक डिफरेंस होता है कि यूजुअली हम स्टैट्स मॉडल को मशीन लर्निंग की तरह हम ट्रेन नहीं करते हैं, और उसके जो अलग अलग टेस्ट होते हैं मोरलेस कॉमन होते हैं, कुछ चीजें उसमें डिफरेंट होती है। उसका कारण ये है कि स्टैट्स मॉडल के लिए हम अलग पैकेज यूज करते हैं, मशीन लर्निंग के लिए हम अलग पैकेज यूज करते हैं। तो इसमें कुछ चीजें जो है मैं उस पर सिर्फ फोकस करना चाहूंगा, बाकी चीजें आप पढ़ेंगे और फिर कोई क्वेश्चन होगा देन वी विल टॉक अबाउट इट। उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है स्यूडो आर स्क्वायर। तो चूंकि हम लोगों ने लीनियर रिग्रेशन के बारे में, पूरा मॉडल के बारे में नहीं पढ़ा था, इसलिए हम लोग को आर स्क्वायर के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन आपको याद होगा
हम लोगों ने कोफिशिएंट की बात की थी, आर वैल्यू की बात की थी, और आर स्क्वायर इज आर का स्क्वायर। तो जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है, जो ये बताता है कि कितना वेरिएंस पूरे पॉपुलेशन का हमारा मॉडल जो है एक्सप्लेन कर सकता है। कहने का मतलब है कि यदि हम मॉडल को बोलते हैं कि बहुत अच्छा है, तो लीनियर मॉडल के केस में जो है 50% यदि वो एक्यूरेट है तो उसको माना जाता है कि दैट्स रैंडम, मतलब कि वो बेकार मॉडल है, वो मॉडल सही नहीं है वो। और जैसे जैसे हम बढ़ते चले आते हैं, 1 के क्लोज में आते हैं और हमारा आर स्क्वायर के क्लोज में आता है, तो वो सबसे बेहतरीन मॉडल होता है। और लीनियर में जो सबसे अच्छा मॉडल होता है उसको एटलीस्ट हम 85% प्लस मान करके चलते हैं, क्योंकि लीनियर जो कोरिलेशन होता है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन जब हम आते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, और जब हमारे पास सोशल साइंस बेस्ड डेटा होता है, जिसमें कि कैटेगोरिकल डेटा जो नॉमिनल नेचर का या फिर ऑर्डिनल नेचर का, इस तरह के डेटा यदि बहुत ज्यादा होते हैं, तो वहां पे लीनियर एसोसिएशन की बात हम नहीं करते हैं। आपको याद होगा अजम्पशन में हम लोगों ने ये भी बात की थी कि हम इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट के बीच में लीनियर रिलेशनशिप हम नहीं देख रहे हैं। सो वी शुड नॉट बी एक्सपेक्टिंग कि हमारा जो कोरिलेशन है दो डिफरेंट कैटेगरिकल वेरिएबल के बीच में, वो आर स्क्वायर जो लीनियर रिग्रेशन में देखते हैं उस हिसाब उसी तरह का होगा। यही कारण है, चूंकि वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश था, इसलिए इसको नाम दिया गया स्यूडो आर स्क्वायर, जो उसके इक्विवेलेंट है। लेकिन इसमें एक चीज आपको ध्यान रखने की बात है कि इसमें यदि आप कैटेगरिकल डेटा यूज कर रहे हैं और लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल आप डेवलप कर रहे हैं, तो वो जो स्यूडो आर स्क्वायर की वैल्यू होगी ना, आज मैं 2 पेपर और शेयर करूंगा आप लोगों से, उसमें पढ़ेंगे, डिटेल में दिया हुआ है, बात समझ में आएगी आसानी से। तो वो जो स्यूडो आर स्क्वायर है, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो हमारा 80% के आसपास होगा, 0.8, 0.9 या समथिंग लाइक दैट। सोशल साइंस एंड साइकोलॉजिकल साइंस जो होता है, साइकोलॉजी जो है, उससे जो बेस्ड स्टडी होता है, उसके बेसिस पे ये कहा गया है, जो मैंने अपने रिसर्च में भी उसको यूज किया था, क्योंकि मैं बहुत पजल था जब मैं स्यूडो आर स्क्वायर देखता था, मेरे मॉडल में जो है वो 3 से ऊपर जाता ही नहीं था, वो 3, 4 उसी के आसपास ही रहता था। तो मुझे लगा इतना पुअर मॉडल कैसे हो सकता है। तब मैंने वो स्टडी करना शुरू किया, तो उसमें ये कहा गया है कि यदि 0.25 या 0.2 से ऊपर वो जाता है, 0.25 से ऊपर यदि जाता है, तो उसको रिलेटिवली जो है अच्छा मॉडल माना जाता है। फिर उसमें और भी बहुत अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं। यदि हम लोग दोनों साइड को पकड़ेंगे तो हमको लगता है कि बहुत उसमें टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी मैं उसको छोड़ना नहीं चाहूंगा। मैं बोलूंगा कि वो पेपर आप पढ़ें, और यदि उसमें समझ में नहीं आए तब हम लोग उसके बारे में जो है डिस्कशन के समय में उसका इस्तेमाल करेंगे। एआईसी और बीआईसी जो क्राइटेरिया होता है, ये यूजुअली फीचर सिलेक्शन के लिए किया जाता है। जो हम लोगों ने एक पूरा डेडिकेट किया था, एक छोटा सा टाइम विंडो की फीचर सिलेक्शन हम कैसे करते हैं। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में यूजुअली वो इनबिल्ट मेथड होता है बीआईसी का, जिसमें क्या होता है कि वो फीचर अलग अलग करके मॉडल डेवलप किया जाता है, और जब जब मॉडल को ये लगता है कि इससे ज्यादा बेहतर नहीं हो सकता है, तब वो चेक करता है कि कितने फीचर्स और कौन कौन से फीचर्स हमने यूज किए हैं। और फिर बाकी की सारी चीजें हैं जो आपको सिर्फ समझने के लिए है कि कैसे उसका कैलकुलेशन होता है, फिर कितने आइटरेशन आपने किए हैं। फिर कोफिशिएंट जो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कोफिशिएंट को ही बाद में आप फिर ऑर्स रेशियो में कन्वर्ट करते हैं उसका एक्सपोनेंशियल ले करके, जो कि ऑर्स रेशियो हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन की जो सबसे खूबसूरती कह सकते हैं, जो ब्यूटी है इसकी, एडवांटेज है, वो ये है कि ये इंटरप्रिटेबल जो है आउटकम प्रोवाइड करता है। जो ऑर्स रेशियो है उसको हम यूज करके इंटरप्रिटेशन करते हैं। फिर स्टैंडर्ड एरर है कि हमारा मॉडल जो भी हमने डेवलप किया है वो कितना एरर है, और फिर उसका वो सिग्निफिकेंट कितना है, कितने लेवल पे सिग्निफिकेंट है। ये तो बात हो गई स्टैट्स मॉडल पे, बट जो हमारा मेन फोकस है वो है मशीन लर्निंग मॉडल के परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को लेकर के। और मैंने कल भी संभवतः कहा था कि बहुत सारे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हैं,
यदि आप देखेंगे यहाँ तो लिस्ट है, और ये भी एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है ये, इसके अलावा भी बहुत तरह के परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होते हैं, और वो डिपेंड करता है किस तरह का हम डेटा यूज कर रहे हैं, यदि वो डेटा मेरा इम्बैलेंस है या नहीं, या फिर हम किस तरह का मॉडल हम डेवलप कर रहे हैं। तो हम लोग इस चीज को धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत ही क्रिटिकल है वो आता है हमारा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, जिसकी चर्चा कल सीमा मैम ने भी की थी। तो जैसा ये नाम है वैसा ही इसका नेचर भी है। तो मैं जब आज एक्चुअली बहुत देर मैं इस पे बैठ के आप लोगों के लिए एक एक्सेल शीट में तैयार कर रहा था, एग्जाम्पल के लिए मैं दिखाऊंगा। तो बहुत पुरानी एक मूवी है, उसका एक गाना है, वो मुझे ध्यान में आया, और वो बहुत कुछ मिलता जुलता है इससे। वो है कि समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। अब यदि क्वेश्चन हम पूछें कि ना समझ इसमें कौन है, तो आप थोड़ा टाइम लेंगे, सोचेंगे, सोचिएगा बाद में कि उसमें ना समझ कौन हुआ। तो उसी तरह से ये जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, जब आप इसको देखेंगे तो थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा, क्योंकि इसी पे बेस्ड होके ये सारा चीज है। एक्यूरेसी भी कैलकुलेट करेंगे उससे आप, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स, एवरीथिंग, और ये सब इसके अराउंड घूमेगा कंफ्यूजन मैट्रिक्स के। तो शुरू करते हैं। पेशेंटली हम लोग को रहना है, डिस्कस करना है, कोशिश करेंगे कि आसानी से इस चीज को हम लोग क्रैक कर पाए। तो मैं उस पे बढ़ूं उससे पहले मैं एक चीज करना चाहूंगा। यहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं, बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात कर रहे हैं। हमारा यूज केस क्या था? हमारा यूज केस था कि पोर्टुगीज एक बैंक है जहां टर्म डिपॉजिट जो है वो रिड्यूस कर गया है। तो वहां एक कैंपेन चलाया गया, और कैंपेन चलाने के बाद टारगेट यह था कि हम जाने कि कौन सा कस्टमर जो है वो टर्म डिपॉजिट के लिए चर्न इन करेगा, यानी कि वो सब्सक्राइब करेगा टर्म डिपॉजिट को या नहीं करेगा। तो सब्सक्राइब करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, यही हम लोग को पता करना है। तो जब मॉडल हमारा प्रिडिक्ट करेगा तो क्या क्या सिचुएशन हो सकता है। सबसे पहले तो ये यस नो तो प्रिडिक्ट करेगा ही करेगा। यदि हम इसको सबसे पहले यस करेगा, नो भी करेगा कि हाँ, यदि हम टोटल ये 100 को मान करके चले तो हो सकता है कि यस में पॉसिबिलिटी क्या क्या होगी वो समझना है। सबसे पहले कि यस और नो प्रिडिक्ट करेगा वो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल से लाइक 60% यस प्रिडिक्ट किया और 20% नो प्रिडिक्ट किया। अब क्या हो सकता है? तीसरा सिचुएशन ये हो सकता है, सोचिएगा थोड़ा सा, कि जैसे हम लोग कभी बोलते हैं कि मेरा पूरा अनुमान है ऐसा ही होगा, लेकिन वो नहीं हो पाता है, कुछ और निकल जाता है। तो हमने प्रेडिक्ट किया यस, लेकिन वो एक्चुअली में नो था जिसको हमने प्रेडिक्ट कर दिया। यस था और उसको हमने जो सॉरी नो था उसको हमने यस प्रेडिक्ट कर दिया। उसी तरह से जो नहीं था उसके बारे में हमने जो है जो नेगेटिव था उसके बारे में हमने पॉजिटिव कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो नहीं था उसको हमने यस कर दिया। तो मैक्सिमम 4 ही सिचुएशन ऐसा हो सकता है जब हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं। तो या तो सही को सही बता देंगे या सही को गलत बता देंगे, ठीक है। तो चूंकि हमारे पास 2 ऑप्शन है, तो हम एक ऑप्शन हो गया कि सही को सही बताए, गलत को गलत बताए, ठीक है। तो दो सिचुएशन हो गया। फिर तीसरा होगा कि सही को हमने गलत बता दिया और गलत को हमने सही बता दिया। तो हमारा जो प्रिडिक्शन है जिसको हमको सही करना था उसमें से कुछ ही को सही प्रिडिक्ट कर पाए और कुछ को गलत कर दिए। और जो हमारा नेगेटिव था, दूसरा आउटकम था,
उसको भी 100% हम प्रेडिक्ट नहीं किए, उसमें से कुछ को हम करेक्टली प्रेडिक्ट किए और कुछ को हम इनकरेक्टली प्रेडिक्ट किए। तो मैक्सिमम सिनेरियो हमारा यहाँ पे 4 बनता है। इस चीज को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब हम धीरे धीरे एंटर करेंगे, एंटर द वर्ल्ड ऑफ कंफ्यूजन मैट्रिक्स। यही हम लोगों ने अभी जस्ट हम लोगों ने बात करी है कि प्रेडिक्टेड क्लास हमारा क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब हो गया कि वो सब्सक्राइब किया है, और नेगेटिव का मतलब हो गया कि उसने सब्सक्राइब नहीं किया है। और एक्चुअल के अगेंस्ट हम करते हैं, तो एक्चुअल हमारा वही है, पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव है और प्रेडिक्ट भी पॉजिटिव किया गया है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, एक्चुअल में पॉजिटिव है और हम प्रेडिक्ट भी कर रहे हैं पॉजिटिव, तो वो ट्रू पॉजिटिव हो गया, क्योंकि हम पॉजिटिव को ही पॉजिटिव प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से हमारा एक्चुअल में नेगेटिव है और उसको हम नेगेटिव प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तब वो हो जाएगा ट्रू नेगेटिव। लेकिन जो दो अलग अलग सिचुएशन मैंने बताया था, उसको देखें ध्यान से कि पॉजिटिव एक्चुअल में है, लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं, नेगेटिव प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो नेगेटिव जिसको हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो एक्चुअल में नेगेटिव तो है नहीं, वो है पॉजिटिव, इसलिए उसको फॉल्स नेगेटिव हम बोलते हैं। उसी तरह से यदि हम नेगेटिव की बात करें यहाँ पे, तो ये एक्चुअली में नेगेटिव है, लेकिन हमने क्या किया कि इसको यहाँ पे करेक्टली प्रेडिक्ट किया है, तो यहाँ पे ट्रू नेगेटिव हो गया वो, और यहाँ इनकरेक्टली किया गया तो यहाँ पे फॉल्स नेगेटिव हो गया। उसी तरह से पॉजिटिव है, पॉजिटिव को हमने करेक्टली प्रेडिक्ट किया तो ट्रू पॉजिटिव हो गया, और इनकरेक्टली उसको नेगेटिव में डाल दिया तो वो फॉल्स पॉजिटिव हो गया। वो कि हम गलती जो है वो फॉल्स है लेकिन वो पॉजिटिव है। अब यहाँ मैं 1 सेकेंड के लिए रुकता हूँ, क्योंकि ये क्लियर होना जरूरी है। सुशांत जी, यस मैम। ये जो आपने टेबल दिखाया कंफ्यूजन मैट्रिक्स में, ये फॉल्स पॉजिटिव में एफपी होगा ना, टीपी नहीं होगा ना? सेकेंड वाला देखिए ना, निगेटिव के बगल में जो आपने फॉल्स पॉजिटिव लिखा है ब्रैकेट में। यस यस मैम, थैंक यू वेरी मच। ऑफिस के बाद जब काम करने बैठेंगे तो ऐसा ही होगा। नहीं नहीं मुझे ऐसे ही लगा कि नीचे आपने ठीक लिखा है, नीचे तो सही है। नहीं, अच्छा किया आपने, करेक्ट करना जरूरी है। होप और कहीं नहीं प्रॉब्लम हो। बाकी इस नीचे वाले में तो है, एफपी एफएन भी है। जी जी, नीचे सही है। और ये क्लियर है पार्टिसिपेंट्स में से किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम? बिकॉज इसी के ऊपर फिर आगे का सारा चीज हमारा डिपेंड करेगा। अच्छा, I didn't get which code we have to write in project। ठीक है, इसलिए मैंने वो वीडियो रिकॉर्डिंग है, उससे आप देखेंगे, मैं बताऊंगा उसके बारे में, चिंता मत कीजिए आप। अच्छा, एक स्टूडेंट का कहना है, ओके, आई विल क्विकली एक्सप्लेन वन मोर टाइम। हमारे पास 2 आउटकम है प्रिडिक्ट करने के लिए, एक पॉजिटिव आउटकम है यस, एक नेगेटिव आउटकम है नो। और हम जब प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो हमको ये ध्यान में रखना है कि हम जो सही में पॉजिटिव है उसको हम पॉजिटिव ही प्रेडिक्ट करें, उसको नेगेटिव प्रेडिक्ट नहीं करें। तो हम ये जो टेबल हम तैयार करते हैं वो एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड टेबल है। एक्चुअल में आपका पॉजिटिव नेगेटिव है और ये प्रेडिक्टेड वैल्यू है। तो मान लीजिए कि ये पॉजिटिव एक्चुअल में है और उसको हमने पॉजिटिव जो है प्रेडिक्ट किया,
देन वी आर राइट, वी आर ट्रू, क्योंकि हमने पॉजिटिव को ही कहा है पॉजिटिव है। फॉर एग्जाम्पल, कोविड की टेस्टिंग हुई और जिसको कोविड का सिम्टम है, टेस्टिंग के बाद उसको कहा गया कि आपको कोविड है, यू आर कोविड पॉजिटिव, तो वो सही प्रेडिक्शन हो गया। लेकिन हम एक पेशेंट का टेस्टिंग जो है वो आ गया फॉल्स, यानी कि नेगेटिव आ गया, लेकिन एक्चुअली में उसको सिम्टम है कोविड का, तो वो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स नेगेटिव, क्योंकि हमने उसको नेगेटिव में डाल दिया। एक्चुअली में वो है पॉजिटिव, लेकिन हमने प्रिडिक्ट कर दिया नेगेटिव, तो चूंकि नेगेटिव कर दिया तो वो फॉल्स काम हो गया, यानी कि वो जो प्रेडिक्शन हमारा था वो फॉल्स हो गया, चूंकि हमने नेगेटिव में डाला इसलिए वो फॉल्स नेगेटिव हो गया। उसी तरह से जो नेगेटिव है, जिस पेशेंट में सिम्टम नहीं था और हमने उसको कहा कि हाँ यू आर ओके, यू डोंट हैव एनी सिम्टम, तो वो ट्रू नेगेटिव हो गया। और यदि वो उसको हमने कह दिया कि नहीं तुम जो है पॉजिटिव हो, जबकि एक्चुअली में वो पॉजिटिव नहीं है, तब वो आ जाता है फॉल्स पॉजिटिव में। इसलिए ये चीज समझना बहुत ही जरूरी है। लेकिन अभी हमारे पास बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, मैंने 3-4 घंटे बैठ करके वो पूरा एक्सेल शीट मैंने तैयार किया है ताकि कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि ये क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। ये एक ऐसा टेबल है जिसको लेकर के आप अपनी थीसिस भी एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी को। यदि आप अपनी पीएचडी भी कर रहे हैं ना, जो एनालिसिस करने के बाद जस्ट यू टेक दिस वन, आई विल शो यू कि सिर्फ इस टेबल को लेकर के आप पूरी की पूरी थीसिस एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपना पूरा जो भी ऑब्जेक्टिव आपका है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अभी हम लोग देखेंगे। तो इससे हम लोगों को ये 4 जो है चीजें जानकारी होती हैं कि ट्रू पॉजिटिव क्या हुआ, predicted true and true in reality, true negative, predicted false and false in reality, जो हमने अभी डिस्कस किया। उसी तरह से false positive है, predicted true and false in reality, false negative हो गया, predicted false and true in reality। अब accuracy की बात आती है, तो accuracy को हम कैसे समझते हैं? accuracy का मतलब हो गया कि टोटल जितना पॉपुलेशन है उसमें से कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को हमने करेक्टली क्लासिफाई किया है। तो इसलिए यहां देखेंगे करेक्टली क्लासिफाई सिर्फ यही दो है, डायगोनल, ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव, ये दोनों फॉल्स प्रेडिक्शन है। तो ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव को हम ऐड करते हैं और टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं, तब हमारा एक्यूरेसी निकलता है। और यही एक्यूरेसी हम जो है यहाँ भी कैलकुलेट करते हैं कोड में। यहाँ देखिए जो एक्यूरेसी है 74%। और चूंकि एक्यूरेसी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें एक दूसरा टर्म ये भी आता है जिसको हम बोलते हैं मिस क्लासिफिकेशन रेट। मिस क्लासिफिकेशन यानी कि गलत ढंग से क्लासिफाई करना, या उसको एरर रेट भी करते हैं। तो वहां हम देखते हैं कि हमारा टोटल एरर क्या था, फॉल्स पॉजिटिव भी लिए हम और फॉल्स नेगेटिव भी लिए, और उसको हम टोटल से जो है डिवाइड करते हैं तो हमारा आ जाएगा। और उसका दूसरा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका क्या होगा, जब हमने एक्यूरेसी निकाल ली तो हम जो रेस्ट बचेगा वो हमारा एरर हो गया, 100 माइनस जो भी है। अब इसको एग्जांपल में देखेंगे हम लोग। ऑलराइट, देखने में कॉम्प्लिकेटेड दिखता है बट एक्चुअली में नहीं है, इसलिए मैंने वो जो गाने का छोटा सा अंश था वो बोला था कि धीरे से सुनिएगा तो पता चल जाएगा कि ना समझ कौन है उसमें। नाउ सी हियर, राइट, वी नो दिस वन, और हमारे पास सारे मैट्रिक्स हैं जो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। सेंसिटिविटी करना है जिसको हम रिकॉल भी कहते हैं, उसका दूसरा टर्म जो है ट्रू पॉजिटिव रेट भी है, ठीक है। फिर स्पेसिफिसिटी हमको कैलकुलेट करना है जिसको ट्रू नेगेटिव रेट भी कहते हैं। फिर आता है प्रिसिशन जिसको हम पॉजिटिव प्रेडिक्टेड वैल्यू भी कहते हैं। एक्यूरेसी मिसक्लासिफिकेशन रेट तो मैंने बताया ही अभी। फिर F1 स्कोर इज वेरी वेरी क्रिटिकल।
तो F1 स्कोर को भी हम कैलकुलेट करते हैं प्रिसिशन और रिकॉल को लेकर के, प्रिसिशन और रिकॉल को लेकर के, ठीक। उसके बाद हमने बात करी थी कप्पा स्टैटिस्टिक्स को लेकर के। उससे पहले मैं बता दूं कि कप्पा स्टैटिस्टिक्स को लेकर के हमने बात करी थी, तो कप्पा स्टैटिस्टिक्स भी यहाँ पर है। अब आपको ये देखना है कि you got your true positive, you got your false negative, false positive, true negative। अब हर जगह आप देखिएगा सिर्फ यही 4 वैल्यू आप यूज कर रहे हैं। तो जब हम सेंसिटिविटी हम चेक करते हैं कि वो सेंसिटिविटी, मैंने शुरू में भी एक बार कहा था कि विद रेफरेंस टू पॉजिटिव आउटकम, जैसे है ना इसका दूसरा नाम ट्रू पॉजिटिव रेट, एक्चुअली में कितना जो है वो ट्रू पॉजिटिव जो है प्रेडिक्ट किया गया है या क्लासिफाई किया गया है, यही कारण है। और मैं कहूंगा कि ये इक्वेशन समझना ज्यादा जरूरी है, याद रखना कम जरूरी है। तो सेंसिटिविटी में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो पॉजिटिव आउटकम को करेक्टली कैसे क्लासिफाई कर रहा है। तो चूंकि टोटल एक्चुअल पॉजिटिव और टोटल एक्चुअल पॉजिटिव में से कितना करेक्टली पॉजिटिव क्लासिफाई किया गया है, तो हमारा टीपी क्या हो गया, ट्रू पॉजिटिव, और वो डिवाइड हम करते हैं किससे, ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव से। क्यों करते हैं, क्योंकि ये दोनों को मिला करके देखिएगा तो यही टोटल हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। इसलिए हम ट्रू पॉजिटिव को हम क्लासिफाई करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं टोटल पॉजिटिव से। तो वो हो गया कि कितना मॉडल हमारा सेंसिटिव है टुवर्ड्स प्रेडिक्टिंग ट्रू पॉजिटिव। नाउ जस्ट रिवर्स कि हमारा मॉडल कितना स्पेसिफिक है या वो कितना ट्रू नेगेटिव को जो है प्रेडिक्ट कर सकता है। तो इसका जस्ट रिवर्स है ये, यहाँ हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं और यहाँ हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा टोटल जो ट्रू नेगेटिव है वो ट्रू नेगेटिव हो गया और प्लस ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि यही हमारा टोटल नेगेटिव है। इन दोनों का को ऐड कर देंगे तो इतना टोटल हमारा नेगेटिव आ जाएगा, ये एक्चुअल नेगेटिव। और इस एक्चुअल नेगेटिव में से कितने को हमने स्पेसिफिकली क्लासिफाई किया है वही हम देखते हैं स्पेसिफिसिटी में। मैं ये एक्सेल शीट भी शेयर करूंगा, बट अभी यहाँ पे आप शेयर करूंगा ये सोच करके फोकस नहीं हटाना है, इसको समझने की आवश्यकता है, फिर सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। क्योंकि मॉडल में हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, लेकिन मॉडल ट्रेनिंग करना, वैलिडेशन और एप्रोप्रिएट परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को सेलेक्ट करना उससे भी इंपॉर्टेंट है, उसको एक्सप्लेन करना। वो सब आई एम नॉट बोस्टिंग, लेकिन वो सबके बूते का नहीं होता है। मॉडल बना करके लोग रख देते हैं, आप पेपर पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा। बहुत कम पेपर में आपको मॉडल का इंटरप्रिटेशन दिखेगा कि लोग उसको बहुत ही ज्यादा जो है इन डेप्थ जा करके मॉडल के परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को वो इंटरप्रेट करते हैं। वो रिजल्ट प्रेजेंट कर देंगे, 4-5 लाइन उसमें लिखा जाएगा, लेकिन इंटरप्रिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यदि वो नहीं है तो फिर मॉडल का कोई मतलब नहीं बनता है। वो सिर्फ कोई भी फिर जो है वो मॉडल बना करके प्रेडिक्ट करके वो इसी तरह से प्रेजेंट कर देगा डेटा को। अब जब हम यहाँ तक आ गए हैं तो ये तो मैंने एग्जांपल जैसे से आपके कन्वीनियंस के लिए लिया है कि टोटल 1000 सैंपल हमारा है, तो उसमें से करेक्टली 600 प्रेडिक्ट किया गया था और पॉजिटिव में, और करेक्टली 300 किया गया था नेगेटिव में, और 60 आ गया था फॉल्स नेगेटिव और 40 आ गया था फॉल्स पॉजिटिव। तो उसी के बेसिस पे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके एक एग्जांपल दिया है, ताकि कल को जब अपना आप असाइनमेंट करेंगे ना या फिर किसी और भी रिसर्च पे या पेपर पे काम करेंगे तो ये आपको हेल्प करेगा उस समय। तो हमारा ये कैलकुलेशन हो गया। अब आता है जो F1 स्कोर है, जो बहुत ही क्रूशियल है। F1 स्कोर की खासियत ये है कि वो मैं बताता हूँ यहाँ। जैसे यहाँ हम लोगों ने एक्यूरेसी देखी, मिस क्लासिफिकेशन देखा है। अब ना नेक्स्ट है सेंसिटिविटी, हमने डिस्कस की वहां पे, स्पेसिफिसिटी की, प्रिसिशन हम लोगों ने
अभी नहीं डिस्कस किया लगता है, प्रिसिशन नहीं किया है। तो पॉजिटिव प्रेडिक्टेड वैल्यू और प्रिसिशन, द प्रोपोर्शन ऑफ पॉजिटिव केसेस दैट वर करेक्टली आइडेंटिफाइड। फिर उसी तरह से नेगेटिव प्रेडिक्टेड वैल्यू, द प्रोपोर्शन ऑफ नेगेटिव केसेस दैट वर करेक्टली आइडेंटिफाइड। तो अब यहाँ यदि हम आएंगे F1 स्कोर पे, तो F1 स्कोर इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि ये हार्मोनिक मीन लेता है प्रिसिशन का और रिकॉल का। और रिकॉल क्या है, सेंसिटिविटी को भी हम रिकॉल कहते हैं, और यहाँ हमारा प्रिसिशन है। ये इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है कि ये डेटा इम्बैलेंस या किसी भी तरह का एरर वो ऑटोमेटिक उसको जो है कंसीडर करता है अपने एनालिसिस में। इसीलिए यदि आपसे कभी पूछा जाए कि सबसे इम्पोर्टेंट जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है किसी भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के मॉडल को टेस्ट करने के लिए, तो उसमें कौन कौन सा चीज है, तो एक्यूरेसी तो बहुत ही कॉमन है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। उसमें आपको मैं कहूँगा 4 चीज आप यदि आप बोलते हैं तो सामने वाले को समझ में आ जाएगी बात कि आपके पास अच्छी जानकारी है, यू हैव अ क्लियर कॉन्सेप्ट। पहला आप कहेंगे सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, F1 स्कोर और AOC ROC कर्व। तो F1 स्कोर बहुत ही इसमें क्रिटिकल हो जाता है, और सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी हमको बताता है, प्रेडिक्शन में हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए मॉडल जब ट्यूनिंग की बात होगी ना, तो आप सेंसिटिविटी को बढ़ाना चाह रहे हैं या स्पेसिफिसिटी को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उन सब चीज पे आपको जरूरत पड़ेगी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी को। अब यहाँ पे आप इक्वेशन आप देख रहे हैं कि 2 is multiplied with the precision multiplied by recall and divided by precision plus recall। तो यहाँ पे मैंने जो है वो ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ, यहाँ पे सारा इक्वेशन मैंने बनाया है, वो कैलकुलेट किया हुआ है। तो यहाँ आपका F1 स्कोर 92.3। ये तो सैंपल मैंने रखा है, बट जो आप डेटा देख रहे हैं ना, दीज आर लाइक वेरी गुड रिजल्ट यू कैन से। तो वो मैंने इस तरह से भी बनाया है कि आपको ध्यान में रहे कि कौन सा रिजल्ट मेरा अच्छा रिजल्ट माना जाएगा। उसके कुछ मैंने रेफरेंस भी रखे हुए हैं। अब जब हमारा F1 स्कोर तक आ गया, यहाँ पर सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, प्रिसिशन, F1 स्कोर, यहां तक कोई क्वेश्चन? मैं ठहर ठहर करके आगे बढ़ो यहां तक। In precision, what is PPV? Okay, just like okay, I think कोई क्वेश्चन नहीं है। PP is your positive predicted value. Now, जब इतना सारा हम लोग का हो गया, then it comes to kappa statistics, जो कि वो रोबस्टनेस के बारे में है कि हमारा मॉडल कितना रोबस्ट है। अब हम इसको कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। इसलिए मैंने कहा कि आप जिस सिर्फ कंफ्यूजन मैट्रिक्स आप समझ जाएंगे तो सारा आप अपने हाथ से भी कैलकुलेट कर लेंगे उसका वैल्यू। और इसीलिए मैंने ये इक्वेशन एक्सेल में बनाया। प्रोबेबली इट वुड बी द फर्स्ट इक्वेशन इन एनी लाइक इन एक्सेल शीट। मैं बहुत दिन से सोच भी रहा था, तो इसी बहाने बन भी गया। एनीवे, सो कप्पा स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करने के लिए, चूंकि मैंने बताया था कि कप्पा स्टैटिस्टिक्स क्या है कि वो ऑब्जर्व एक्यूरेसी और एक्सपेक्टेड एक्यूरेसी, ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड, तो ये इन दोनों का जो है वो डिफरेंस कैलकुलेट करता है और ये एरर टर्म को कंसीडर करता है। इसलिए इसको सबसे बेहतरीन एक मैट्रिक्स माना गया है जो किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल के रोबस्टनेस को बताता है, क्योंकि ये एरर टर्म को भी वहां पे रेसिड्यूल्स को भी
कंसीडर करता है। अब कप्पा स्टैटिस्टिक्स का जो इक्वेशन है वो ये है, ऑब्जर्व एक्यूरेसी माइनस एक्सपेक्टेड एक्यूरेसी divided by 1 minus expected accuracy. So in order to get to in order to calculate the kappa statistics या Cohen's kappa value, सबसे पहले हम लोगों को ऑब्जर्व एक्यूरेसी और एक्सपेक्टेड एक्यूरेसी कैलकुलेट करने की आवश्यकता होती है, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ऑब्जर्व तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव, यानी कि जो एक्चुअल प्रेडिक्शन है डिवाइडेड बाय टोटल। एंड एक्सपेक्टेड में क्या है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको कि मुझे लगता है कि शायद थोड़ा टाइम देंगे तो समझ पाएंगे, नहीं तो फिर उसको आपको याद रखना होगा। इसमें क्या किया जा रहा है वो मैं बताता हूँ। ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, ठीक, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। तो कहने का मतलब है कि जो एक्चुअल में पॉजिटिव है ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, यानी कि जो एक्चुअल में पॉजिटिव है और जो पॉजिटिव है और जिसको जो नेगेटिव था उसको पॉजिटिव में क्लासिफाई किया गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है एक साथ, इन दोनों को ऐड करके और इन दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई किया जाता है और उसको डिवाइड किया जाता है टोटल से। ठीक उसी तरह से आप ट्रू नेगेटिव और फॉल्स नेगेटिव को ऐड करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे ट्रू नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव से, और तब उसको डिवाइड करेंगे, तब जाकर के आपका जो है वो कैलकुलेशन यहाँ पर आएगा। तो ऑब्जर्व का मैंने यहाँ पे दिया हुआ है इक्वेशन, यहाँ मैंने क्रिएट किया हुआ है। एक्सपेक्टेड का मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, ये लंबा है, पूरा का पूरा इक्वेशन एक साथ है, बट फिर मैंने उसको स्प्लिट कर दिया था। जैसे एक हो गया ग्राउंड ट्रूथ और एक हो गया क्लासिफाइड। जो हमारा ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव है, ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव है, ये हमारा ग्राउंड ट्रूथ है, और एक हो गया जिसको कि हम क्लासिफाई कर रहे हैं। तो ये मैंने समझने के लिए इसको अलग से मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया है, ताकि आप थोड़ा टाइम देंगे तो उसको समझ पाएंगे। तो मैंने अलग अलग सबको कैलकुलेट किया, सबका यहाँ पे ऑलरेडी है। तो ये एक्सेल शीट जो है एक तरह से रेफरेंस आपका हो जाएगा। मैंने पहले ये दोनों का वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दोनों को मल्टीप्लाई किया और टोटल से डिवाइड किया। फिर इसमें देखेंगे कि इसको भी दोनों को मल्टीप्लाई किया और फिर टोटल से डिवाइड किया, और फाइनली इन दोनों को ऐड करके टोटल से हम डिवाइड करते हैं, तब जाके हमारा कप्पा स्टैटिस्टिक्स जो है वो कैलकुलेट होता है यहाँ पे फाइनली। ये वैल्यू एक्सपेक्टेड है और यहाँ पे फाइनली इस पे हम इस इक्वेशन पे हम बिठाते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ ना, इस इक्वेशन पे बिठाते हैं तो फाइनली हमारा कप्पा स्टैटिस्टिक्स का वैल्यू जो है 0.78 आता है। अब वैल्यूज तो हम लोग बहुत सारे देख रहे हैं, तो क्या हमारे पास कोई थ्रेशोल्ड वैल्यू है जो हमें ये बताएगा कि हाँ इतना वैल्यू सही है या गलत है? एक्यूरेसी के मामले में मैंने बोला था कि जब हम लीनियर रिग्रेशन की बात करते हैं तो 85% प्लस ही जो है मॉडल उसको बहुत बेहतरीन माना जा सकता है, लेकिन जब हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन या कैटेगोरिकल बेस्ड या कोई भी क्लासिफिकेशन हम मॉडल देखते हैं तो उतना अचीव करना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर भी यदि कोई स्टडी, इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है, कोई भी स्टडी हम यदि पॉलिसी रिकमेंडेशन के लिए कर रहे हैं तो पॉलिसी रिकमेंडेशन के लिए हमारा जो एक्यूरेसी है या जो भी क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स हम डेवलप किए या हमारा जो प्रोड्यूस्ड होता है वो हमारा क्लोज टू 85 प्लस होना चाहिए। उससे कम, यानी कि यदि आप 15% एरर लेकर के चल रहे हैं अपने मॉडल में और उसको पॉलिसी में रिकमेंड करेंगे
तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा वो। इसलिए हम 80+ या 85+ हम प्रेफर करते हैं पॉलिसी के लिए। और यदि इन जनरल बस एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग आप कर रहे हैं या इन्वेस्टिगेटिंग आपकी स्टडी है कि आप कोई डेटा एनालाइज करके आप देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ ये कैसा बिहेव करता है, वहाँ पे किस तरह का ट्रेंड है, लोगों का डिसीजन मेकिंग क्या है, तो डिसीजन मेकिंग में हम थोड़ा बहुत 10-15% एरर जो है वो कंसिडर करते हैं। बट पॉलिसी रिकमेंडेशन के लिए हमेशा ध्यान में रखना है कि हमारा मॉडल जो है वो करेक्ट होना चाहिए। तो कप्पा इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में, कोहेन कप्पा ने इंट्रोड्यूस किया था, उन्हीं के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने एक जो है एक रिकमेंडेशन प्रोवाइड किया था कि यदि जो कप्पा वैल्यू जो है, कैलकुलेटेड कप्पा वैल्यू है या स्टैटिस्टिक्स है, वो यदि 0.40 से लेस है, नीचे है, तो वो मॉडल जो है पुअरली रोबस्ट माना जाएगा। उसी तरह से है कि 0.4 से 0.75 के बीच में है तो उसको फेयर टू गुड में माना जाएगा। और एक बात और भी ध्यान रखिएगा, यूजुअली कप्पा वैल्यू बहुत कम आता है। आप बहुत सारा पेपर आप धीरे धीरे आप इंटरेस्ट जब लगेगा ना पेपर देखिएगा तो कप्पा वैल्यू मैक्सिमम मॉडल्स में बहुत कम ही होता है। ये 0.75 से ज्यादा बहुत रेयर आपको देखने को मिलेगा। तो फेयर टू गुड हो गया, और यदि 0.75 से ज्यादा है तो फिर वो एक्सेलेंट रोबस्ट माना जाता है। फिर बाद में लैंडिस और कोच ने क्या किया था, उसको और ग्रैनुलर बनाया था, क्योंकि ये बहुत बड़ा रेंज है। इतना बड़े रेंज में 0.40 से नीचे पूरे को पूरे कंसिडर कर दिया गया था पुअर। तो जो अपडेटेड था उसमें ये कंसिडर किया गया कि 0 to 0.20 स्लाइटली रोबस्ट, आई मीन 0 इज बेसिकली नथिंग, राइट। तो रेंज तो है लेकिन क्लोज टू 0.20 यदि है तो हम उसको उस मॉडल को मानेंगे कि ये स्लाइटली रोबस्ट मॉडल है। अब 0.21 से लेकर के 0.40 के बीच में है तो उसको हम फेयरली रोबस्ट कहेंगे। जो मैक्सिमम मॉडल्स जो है लगभग इसी के रेंज में आएगा यदि वो सर्वे बेस्ड डेटा है तो। फिर मॉडरेटली रोबस्ट है तो 0.41 से लेकर के 0.60 के बीच में है। देन सब्सटेंशियली रोबस्ट हो गया 0.61 से लेकर के 0.80 में है, और इससे अबव जो है उसको एक्सीलेंट माना जाता है। तो ये हमारा रेफरेंस है कप्पा के लिए। अब हमारे पास 2 मिनट हैं तो मैं आरओसी क्विकली में टच करना चाहूंगा, फिर क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे। एओसी आरओसी जो कर्व होता है वो भी समझना और उसको इंटरप्रेट करना इज वेरी वेरी क्रिटिकल। तो उसको एक लाइन में आप समझिए, और मैंने इसलिए कहा था कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो हम प्लॉट खींचते हैं ना, ये प्लॉट खींचा जाता है ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट से, यानी कि जो हमारा है सेंसिटिविटी एंड 1 माइनस सेंसिटिविटी के बीच में। और हम लोगों ने अभी तक बात की है क्लासिफिकेशन को लेकर के कि या तो यस क्लासिफाई करेगा या नो क्लासिफाई करेगा, बट एक्चुअली में क्या होता है कि वो एक प्रोबेबिलिटी स्कोर प्रोड्यूस करता है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में आप प्रोबेबिलिटी स्कोर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा है। और ये जो हम कर्व बनाते हैं तो यस और नो के बीच में जो हम डिफरेंशिएट करते हैं वो बाय डिफॉल्ट माना जाता है 0.5। यदि प्रोबेबिलिटी 0.5 एंड अप है, सॉरी 0.5 अबव है, तो वो हो जाएगा यस में कैटेगराइज हो जाएगा, और यदि उससे लो है तो वो नो में कैटेगराइज हो जाएगा। तो यूजुअली हम जो ये ग्राफ क्रिएट करते हैं ना, वो उसी थ्रेशोल्ड को मान करके चलते हैं कि 0.5 हमारा थ्रेशोल्ड है, और एक तरफ हम रखते हैं ट्रू पॉजिटिव को और दूसरे तरफ हम रखते हैं फॉल्स पॉजिटिव को। बेसिकली दूसरा टर्म उसका है कि हम एक तरफ रखते हैं सेंसिटिविटी को और एक तरफ रखते हैं 1 माइनस स्पेसिफिसिटी को। और इसमें भी ये ऐसा नहीं है कि कोई गोल्डन रूल स्टैब्लिश्ड है, लेकिन बेस्ड ऑन द लिटरेचर जो भी है उसमें ये कहा गया है कि यदि 0.50 टू यहाँ पे पॉइंट होगा 0.60 यदि होगा तो वो मॉडल रैंडम होगा। रैंडम कहने का मतलब है कि एज गुड एज
गेस, जैसे हम उसको गेस कर कहते हैं ना कि 50-50 चांस है, तो 50-50 में कहीं भी हो सकता है, तो वो 50-50 वाला मॉडल 50-50 जैसा ही होगा। नो यूज, दैट्स उसका कहीं हम यूज नहीं कर सकते, उसके बेसिस पे कोई रिकमेंडेशन हम नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से बाकी वैल्यूज है यहाँ पे 0.60 से 0.70 हो गया, तो वो पुअर होगा। सिमिलरली यहाँ पर है, और यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, खास करके जब आपके पास बहुत सारे कैटेगरिकल डेटा हैं, और यदि आप पुअर एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं तो कुछ पब्लिकेशन है, मैं अलग से बाद में शेयर करूंगा, जो लैंडस्लाइड्स पे है, तो उसमें हम लोगों ने 80+ जो है AUC अचीव किया है सम ऑफ द मॉडल्स में, कुछ मॉडल्स में, कुछ हाइब्रिड मॉडल्स में। लेकिन जब आप कैटेगरिकल डेटा के साथ आप मॉडल डेवलप करेंगे तो आप इतना हाई ROC वैल्यू या एक्यूरेसी एक्सपेक्ट मत कीजिए। और हम लोग टाइम के लगभग हैं और ऑलमोस्ट हम लोग कवर कर चुके हैं, लेकिन लास्ट में एक बात मैं बोलूंगा कि इट साउंड्स वेरी एक्साइटिंग। जब हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं ना, तो बहुत एक्साइटमेंट फील होता है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड इसके बारे में बात करता है, हर दूसरा आदमी इसके बारे में जानने की कोशिश करता है, सीखना चाहता है। और जब एक बार आप इसमें घुस जाइएगा ना, तो ये एक तरह से अथाह समुद्र जो हम बोलते हैं ना, वो है कि वो जीवन भर आप सीखते चले जाइएगा और ये खत्म नहीं होगा। यदि आप एक या दो एल्गोरिदम पर भी आपने एक्सपर्टीज हासिल कर ली ना, तो उतना काफी है, बहुत ज्यादा है। और कभी भी हमको ये फोकस नहीं करना है कि नंबर हमको कितना आ रहा है ROC में और एक्यूरेसी में। मॉडल हमारा सही डेवलप हो रहा है, जो प्रिलिमिनरी स्टेजेस हैं उन स्टेजेस को हम अच्छे से कवर कर रहे हैं और थॉरली हम मॉडल डेवलप किए हैं, तो जो है, और उसमें यदि हमारा एक्यूरेसी कम भी है, वी कैन जस्टिफाई इट, वी कैन डिफेंड बेस्ड ऑन द व्हाटएवर R&D वी डू। लेकिन हम मॉडल जैसे तैसे करके हम एक्यूरेसी किसी तरह से खींच के, ये हो गया कि शुरू में मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते थे, उसका आंसर कहीं दिया होता था, अब आंसर मिलाने के लिए हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो वो काम नहीं करना है इसमें। इसमें क्वेश्चन को क्वेश्चन के हिसाब से समझ करके एप्रोप्रिएट टेक्निक लगा करके सॉल्व करना है, और जो हमारा भी जो आउटकम आएगा उसको इंटरप्रेट हमको खुद से करना है। यदि कम है वी हैव टू एक्सेप्ट इट, लेकिन हम इसमें जो है मशीन लर्निंग के मॉडल को प्रेजेंट करने में हम किसी तरह से हम चीटिंग नहीं कर सकते हैं। सो मुझे लगता है कि, मुझे तो लग रहा था कि मैं शायद ROC कवर नहीं कर पाऊंगा आज, बट आई थिंक वी आर ऑन टाइम। सो या सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था मेरे लिए वो। अब कोई क्वेश्चन है तो बताएं। आपसे कैसे चैट कर सकते हैं? अभी तो फिलहाल जो हम लोगों का टेलीग्राम है, आप अलग से भी मैसेज कर सकते हैं उसमें, और ट्रेनिंग के बाद आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन है परसेंटेज में कैसे आएगा रिको? अच्छा, वो मैंने एक्सेल में उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया है, वो फ्रैक्शन में ही आएगा जब कैलकुलेट कीजिएगा वो। ये एक्चुअली में प्रेजेंट हम लोग फ्रैक्शन में ही करते हैं, परसेंटेज में नहीं करते हैं, लेकिन वो मैंने बस समझाने के लिए किया था। बट गुड क्वेश्चन। फिर है, अच्छा सेम क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। आई विल लेट यू एक्सप्लोर। मैंने कुछ कुछ चीजें उसमें, देखिए, हाँ एक बात और मैं कहना चाह रहा था, कल किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था लिंक्डइन प्रोफाइल के बारे में। मेरा आंसर क्या था? मेरा आंसर था, गूगल कर रहे हैं उसको। आप दूसरे तरह से नहीं लीजिएगा कि मैं एरोगेंटली बोल रहा हूँ। जब मैं स्टूडेंट्स के साथ या
किसी के साथ इंटरेक्ट करता हूं तो मेरा ऑनेस्टली एक ही पर्पस होता है कि वो नॉलेज तो गेन करें, लेकिन जो मैंने अभी तक दुनिया में देखा है, सीखा है कि आप कभी भी किसी से मिलेंगे ना, यदि आप प्रोफेशनली जा रहे हैं तो दे विल लुक कि आपने कितना एफर्ट लगाया है अपने तरफ से, आप कितना इंटरेस्टेड हैं, आपने अपना होमवर्क अच्छे से किया है कि नहीं किया है। तो जो चीज आप खुद से एक्सप्लोर करके पता कर सकते हैं और जहां आप रुकिएगा, जहां आपको लगेगा कि अब मुझसे नहीं होगा, वहां मेरी जरूरत आपको पड़ेगी। तो उसी तरह से कप्पा जो वैल्यू है, कप्पा वैल्यू मैंने वहां कैलकुलेट नहीं किया है। मैं तो वो तुरंत आपको बता सकता हूं कि कौन सा प्रोग्राम लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप एक बार ट्राई करके देखिए, थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए, तो वो एक जो है ना माइंडसेट जो है वो डेवलप होगा कि हाँ ये चीज नहीं दिया हुआ है, तो इंस्टीड ऑफ आस्किंग लेट मी ट्राई, लेट मी फाइंड इट आउट। मैं तो हूं ही, मैं तो पूरा का पूरा लिख करके भी आपको दे दूंगा, लेकिन उससे पर्पस सॉल्व नहीं होगा और मैं इसके बाद भी रहूंगा। तो थोड़ी सी कोशिश आप कीजिए, यदि आपको दिक्कत होगी देन आई हेल्प यू। अच्छा, ROC अगेन, ओके। तो चूंकि ये रिकॉर्डेड है, टाइम लिमिटेड है, तो हम लोग सेपरेटली भी चैट कर सकते हैं, ठीक है। आप एक बार उसको सुनिएगा फिर जो मैंने इसमें बताया है, और फिर यदि क्वेश्चन आपका वो आंसर नहीं होगा तो फिर आप मुझसे पूछिएगा चैट में। मॉडल में कप्पा की मल्टीप्लाई कैसे करें। नहीं, ये मैंने भी आंसर किया है कि आप एक बार एक्सप्लोर करें कि कैसे आप कैलकुलेट कीजिएगा। स्टक होइएगा तब इमीडिएटली मुझे बताइएगा, तो जितना भी टाइम हो रहा हो, आई गेट द नोटिफिकेशन। आई थिंक सर मैम अब ज्यादा